हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। आज मैं आपके लिए कुछ जनरल नॉलेज के कुछ प्रश्न लेके आई हूँ। अगर आप जानते हैं इनका उत्तर तो जल्दी से कमेंट करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वायुयान के टायरों में भरने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। जो वायुयान होते हैं जैसे एरोप्लेन वगैरह होते हैं तो उनके जो टायर होते हैं तो आपको बताना है कि उनके टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, कौन सी गैस का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है हीलियम या फिर ऑप्शन डी नियान। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि वायुयान के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। तो जल्दी से आपको बताना है कि ऐसी कौन सी गैस है जिसका प्रयोग टायरों को भरने में, कौन से किसके टायर जो वायुयान होते हैं उनके टायरों में भरने में प्रयोग में लाए जाते हैं। अगर आप जानते हैं तो जल्दी से बताएं। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूँगी, इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन होता है उसको क्या किया जाता है, जो वायुयान होते हैं उसके टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। जो वायुयान के टायर होते हैं उनका जो दबाव होता है एवं जो उसका तापमान होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत उच्च होता है, जिससे जो वायुयान है उसके उतरते एवं रुकते समय जो टायरों में क्या होता है, विस्फोट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो जो नाइट्रोजन गैस होती है वो क्या करती है, वो दबाव को कम करती है। जो दबाव जो बढ़ता है उस दबाव को नाइट्रोजन गैस कम करती है। तो इस कारण क्या होता है, टायरों में विस्फोट की संभावना कम रहती है। क्योंकि हो सकता है आपसे प्रश्न ऐसे ना पूछा जाए कि कौन सी गैस का प्रयोग होता है, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि क्यों होता है नाइट्रोजन गैस का प्रयोग जो वायुयान है उनके टायरों में क्यों किया जाता है। तो उसका आपको कारण पता होना चाहिए क्यों किया जाता है, ताकि क्या ना हो, टायरों में विस्फोट की जो संभावना है वो कम हो। जो विस्फोट जो हो सकता है उच्च ताप और दाब के कारण वो ना हो, इसीलिए जो वायुयान होते हैं, जो वायु में उड़ने वाले जितने भी वाहन होते हैं उनके जो टायर होते हैं उनमें क्या कौन सी गैस प्रयोग होती है, नाइट्रोजन। तो जिन लोगों ने सही उत्तर कमेंट करा है उनको मैं बधाई देना चाहूँगी और थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आप लोग कमेंट करते हो, मुझे सपोर्ट करते हो, मुझे खुशी मिलती है, उससे मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस बनाती हूँ। तो मेरे साथ हमेशा ऐसे ही आप बने रहें। अब आज का हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो ये है आपके लिए दूसरा प्रश्न। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए जो कीटभक्षी पौधे होते हैं कीटों को पकड़ते तथा उसका भक्षण करते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी कमी होती है, जो कीटभक्षी जो पौधे होते हैं उसमें ऐसी किस तत्व की कमी होती है जिसके कारण वो क्या करते हैं, जो कीटभक्षी जो कीट होते हैं उनको क्या करते हैं, वो पकड़ते हैं, मतलब कीटों को वो क्यों खाते हैं, ऐसी कौन सी कमी होती है उन पौधों में, ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन ए है वो है आपका मैग्नीज। क्या ऐसे पौधों में जो कीटभक्षी पौधे होते हैं क्या उनमें मैग्नीज की कमी होती है कि जो वो कीटों को खाते हैं, या फिर नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है आपका मैग्नीशियम, या फिर ऑप्शन डी है आपका सल्फर। तो जल्दी से मुझे बताइए कि ऐसा क्यों होता है, ऐसे कीटभक्षी पौधों में किस तत्व की कमी होती है जिस कारण वो कीटों को खाते हैं। कुछ ना कुछ तो कमी होती होगी जो पौधे होकर वो क्या करते हैं, कीटों को खाते हैं। आप जानते हैं इसका उत्तर तो ज़रूर बताएं। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूँगी इसका जो सही आंसर है वो भी है आपका ऑप्शन बी नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन सही उत्तर है। जिसने नाइट्रोजन करा है बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत सही चल रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्यों वो नाइट्रोजन क्यों कीट को खाते हैं। देखिए, जो नाइट्रोजन होता है वो पौधों की जो वृद्धि होती है, जो पादप होते हैं, जो प्लांट होते हैं, उनके पोषण के लिए, उनकी वृद्धि के लिए नाइट्रोजन आवश्यक होता है। लेकिन जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। पिछले साल एक प्रश्न पूछा गया था कि जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो कैसी जगहों पे पाए जाते हैं, कैसी भूमि में पाए जाते हैं। तो वहाँ पे भी आपका आंसर नाइट्रोजन, जहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन की कमी होगी, वहीं पे क्या पाए जाते हैं, आपके कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? अब देखिए, सवाल हमारा यहाँ पे क्या है कि जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो कीटों को क्यों खाते हैं। तो उसका कारण क्या है, जो नाइट्रोजन होता है वो पौधों की वृद्धि के लिए क्या होता है, बहुत आवश्यक होता है। तो जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है। तो इसलिए ये जो प्लांट होते हैं, जो कीटभक्षी जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, कीटों को मारकर क्या करते हैं, उनके जो शरीर में नाइट्रोजन होता है, जिस कीट को वो मारते हैं, जिस कीड़े को वो मारते हैं, उससे वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। और जो कीटभक्षी पौधे होते हैं इसके लगभग 440 जातियाँ अभी तक पता लगा जा चुकी हैं। ठीक है, कम से कम अगर कीटभक्षी पौधों की जातियों के बारे में पूछा जाए तो कितनी हैं, 440 जातियाँ हैं। और भारत में जो ये पौधे हैं ये आपका ज़्यादातर जैसे दार्जिलिंग है, नैनीताल है, कश्मीर है, इन स्थानों पे कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। तो इनमें से आपको एक जो इतना सा टॉपिक है वहाँ पे आप देखिए, कहीं से भी अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप जल्दी से उसके आंसर बता सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा गया कि कीटभक्षी पौधे किस स्थान पे पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आपके जहाँ पे नाइट्रोजन कम होता है। और अगर पूछा जाए कि कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन किससे प्राप्त करते हैं, तो किससे प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो तो अब मिट्टी से तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसी जगहों पे होते हैं जिस मिट्टी में नाइट्रोजन होता ही नहीं है या फिर बहुत कम होता है। तो नाइट्रोजन तो चाहिए। अगर कोई पौधा है तो उसे तो पोषण के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है। जैसे हम इंसान हैं तो हमें अगर ज़िंदा रहना है तो हमें खाना चाहिए, है ना। तो उसी तरीके से जो पौधे होते हैं उनको नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर उनके पास है ही नहीं नाइट्रोजन तो वो क्या करेंगे, कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो करेगा। जैसे कोई इंसान है, उसके पास है नहीं खाने के लिए, तो वो लास्ट में अगर कुछ नहीं है तो वो चोरी करके भी क्या करता है, खा लेता है, क्योंकि उसकी ज़रूरत है, वो बिना खाए जीवित नहीं रह सकता है। तो ऐसा ही इस पौधे में भी होता है। अगर उसके पास नाइट्रोजन नहीं है तो वो क्या करता है, जो कीटाणु होते, कीट होते, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको मार के क्या करता है, अपना पोषण करता है, उनसे वो नाइट्रोजन ले लेता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी आपके लिए कीटभक्षी पौधे से। ठीक है, अब आज का अगला प्रश्न है कि सामान्य गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। जो गुब्बारा होता है, जो उड़ता है, हवा में उड़ता है, आपको बताना है उस गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है। क्यों गुब्बारा आसमान की ओर उड़ता है, ऐसा उसके अंदर क्या होता है कि गुब्बारा आसमान में उड़ता है। मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर सभी को आता होगा, क्योंकि बहुत ही इजी ये प्रश्न है। कई बार हमें पढ़ा होगा, कई बार डिस्कस किया है, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। फिर भी मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, आप जो भी ऑप्शन चुनना चाहें कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है वो है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन डी हीलियम। तो जल्दी से बताइए, जो सामान्य जो गुब्बारा होता है, जो बैलून होता है, बच्चे जिससे खेलते हैं, बैलून सभी लोग जानते हैं, तो उसमें कौन सी गैस होती है। वो जो गुब्बारा फूला हुआ होता है उसके अंदर कौन सी गैस होती है। तो जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से अपना उत्तर भेजें, कौन सी गैस होती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी,
कई बार पूछा भी गया है एग्ज़ाम्स में। तो ऑप्शन डी है आपका हीलियम। ठीक है, जो हीलियम होता है, जो गुब्बारे होते हैं उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम भरी होती है। वो बहुत ही क्या होती है? हल्की होती है। अब इसी से रिलेटेड मेरे पास एक प्रश्न है आपके लिए, अगर आप उसका उत्तर दे पाएँ तो बहुत अच्छी ये बात है। अब देखिए अगला जो मेरा प्रश्न है आपसे कि वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता क्यों दी जाती है? आपको बताना है कि जो वायु से भरा जो गुब्बारा होता है उसमें हीलियम से ज़्यादा हाइड्रोजन को क्यों वरीयता जीत जाती है। मतलब हाइड्रोजन से अच्छा उसमें हीलियम से अच्छा उसमें हाइड्रोजन को क्यों अच्छा माना गया है कि जो गुब्बारा होता है उसमें क्या होता है आपका? हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। मतलब हीलियम को वरीयता दी जा रही है। ठीक है, किसकी अपेक्षा? हाइड्रोजन की अपेक्षा। तो क्यों दी जा रही? ऐसा क्या है हीलियम में, ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि जो गुब्बारे होते हैं उसमें इसको भरने की वरीयता रहती है? इसमें आपको मैं ज़्यादा ऑप्शन दूंगी, आप बताएंगे ज़रूर। ऑप्शन ए है अपेक्षाकृत सस्ता है। क्या हीलियम सस्ता है इसलिए उसको हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है? या फिर ऑप्शन बी अपेक्षाकृत कम घना होता है या फिर कम घना होता है? या ऑप्शन सी है अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है। क्या उसके अंदर ज़्यादा ताकत है जो वो ज़्यादा उठा सकता है? या फिर ऑप्शन डी है वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। तो 4 ऑप्शन में से जल्दी से बताइए कि वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्यों? जल्दी से बताइए। अगर आप जानते हैं तो बताइए, जो लोग नहीं जानते हैं इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। कौन नहीं बनाता है? जो हाइड्रोजन होता है। देखिए जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है? अधिक ज्वलनशील गैस है। अधिक ज्वलनशील मतलब वो जलने में ज़्यादा सक्रिय रहती है हाइड्रोजन। तथा जो वायु की ऑक्सीजन है उसके साथ बहुत विस्फोटक रूप से अभिक्रिया करती है। अब ऑक्सीजन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन तो होगी। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर मिल गया तो उससे तो वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा वो विस्फोटक रूप ले सकता है। परंतु जो हीलियम गैस है उसकी जो गुब्बारे को उठाने की शक्ति होती है वो हाइड्रोजन गैस की शक्ति का 92% भाग ही है। कितना परसेंट है? 92%। अगर पूछा जाए कितना परसेंट तो वो है आपका 92%। क्या है? जो हीलियम गैस है उसके गुब्बारों को जो उठाने की शक्ति है वो हाइड्रोजन गैस की शक्ति का कितना है? 92% भाग ही है। परंतु जो हीलियम गैस है उसके अक्रिय तथा अज्वलनशील होने के कारण इसे क्या करता है? वायु के गुब्बारों में प्रयुक्त किया जाता है। क्योंकि ये क्या है? जो आपका हीलियम है ये क्या है? अक्रिय गैस है। ठीक है, ये सभी को पता होगा कि हीलियम क्या है? अक्रिय गैस है। मतलब वो क्रिया एकदम से किसी के साथ नहीं करता है, अक्रिय गैस है। तथा अज्वलनशील मतलब वो जलती नहीं है, अज्वलनशील है, जलने में सहायक नहीं है। तो इसी कारण क्या होता है? जो वायु के गुब्बारे हैं उसमें हीलियम का प्रयोग ज़्यादा बेहतर माना गया है एज़ कम्पेयर टू किसके? हाइड्रोजन के। क्योंकि हाइड्रोजन तो ज्वलनशील भी है और ऑक्सीजन के साथ मिलके ये विस्फोटक रूप भी ले लेती है। तो ये इसी कारण क्या होता है? हीलियम को वरीयता दी जाती है। अब आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि अश्रु गैस है, आपको बताना है अश्रु गैस। अश्रु गैस मतलब ऐसी गैस है अगर ये हमारे आसपास आ गई तो हमारे आंसू अपने आप निकल आते हैं। जैसे टीवी सीरियल होते हैं उसमें जो लोग रोते धोते रहते हैं तो कौन सा उन्हें इतना दुख होता है? उन्हें कोई दुख नहीं होता, वो सब एक्टिंग होती है, सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी वो रोते हैं, उनके आंसू दिखाए जाते हैं। तो वहाँ पे क्या किया जाता है? जो अश्रु गैस होती है उसका प्रयोग किया जाता है। अब आपको मुझे बताना है कि उस गैस का नाम क्या है। अगर आप जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए है आपका अमोनिया, ऑप्शन बी है क्लोरीन,
ऑप्शन सी है हाइड्रोजन कार्बाइड या फिर ऑप्शन डी है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जल्दी से बताइए इनमें से कौन सी गैस अश्रु गैस कहलाती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका अमोनिया। ठीक है, अमोनिया क्या है, अश्रु गैस है। जो अश्रु गैस का प्रयोग होता है कभी कभी जैसे अनियंत्रित भीड़ हो जाती है ना, जैसे कुछ लोग करते हैं ना, हड़ताल करते हैं, कोई स्ट्राइक कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, पुलिस के द्वारा क्या किया जाता है, अश्रु गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, आंसू गैस को छोड़ देते हैं, तो उससे फिर जो लोग भीड़ भाड़ जो इकट्ठा कर रहे हैं, जो लोग दंगा फसाद कर रहे हैं, तो वो लोग क्या हो जाते हैं, उससे तितर बितर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जो ये अमोनिया है, इसके मानव नेत्र के संपर्क में आने से आँखों में जलन होती है। ठीक है, आँखों में क्या होती है, जलन होती है। और क्या होता है, जलन के साथ ही क्या होते हैं, खुद ही अपने आप ही, चाहे आप कितने भी खुश हैं, आपको कोई दुख नहीं है, लेकिन अगर आपके सामने किसी ने अमोनिया को रख दिया है तो आपके आँखों में जलन होगी और अपने आप ही क्या होंगे, आपके आंसू टपकने लगते हैं। ठीक है, जो अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉल होता है या एक्रोलिन, तो ये आदि कुछ क्या है, प्रमुख अश्रु गैस हैं। अश्रु गैस किसे, अगर इंग्लिश में अश्रु गैस को पूछें तो वो होता है आपका टेयर गैस। टेयर होता है, टेयर जिसे आंसू बोलते हैं, तो वही होता है आपका अश्रु गैस। अश्रु गैस में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। कई बार प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि अश्रु गैस में किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, NH3। ठीक है, अमोनिया का प्रयोग भी किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा बताया हुआ सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो आप मुझे बताइएगा, मैं और कोशिश करूँगी आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोज़ में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।